नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं ने एसपी से उत्पाद विभाग की शिकायत की है। महिलाओं ने उत्पाद विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब जांच के नाम पर उत्पाद विभाग की टीम उनके साथ ज्यादती कर रही है। पुलिस रात को उनके घर में घुस जाती है और महिलाओं से बदसलूकी करती है, और जब महिलाएं इसका विरोध करती हैं तो उन्हें दूसरे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। महिलाओं की शिकायत पर जिले के एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अगर ज्यादा बोलेगी तो तुम लोग क्या अलग थी, मैम केस में डाल देंगे। शराब बेचती है, धंधा करती है। हम लोग ऐसा बताइए, गाँव में जाके पूछिए कौन शराब बेचता है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हम लोग को बिना इंसान के घर में केस करते हैं, बदमाशी करते हैं। हम लोग के साथ क्या रे, जो पीता उसको पकड़िए, हमको क्या मतलब है। हम लोग भी चाहते हैं कि दारू बंद हो। जहाँ तक जाता है हर दिन मेरा घर में धक्का मारता है, हर दिन मारता है। हम लोग ताला लगा के डर से सोते हैं। आपके साथ ही मारपीट किया? हाँ, देखिए हम लोग दवाई भी लगाए हैं, दवाई खाए, पूरा शरीर में मार लगाए, बांस से उखाड़ के मारता, पागलों जैसा हरकत करता है। आधा दर्जन महिलाएं आई थी, जिन्होंने ये बतलाया कि उत्पाद विभाग की टीम ज़बरदस्ती उस लोग को के घर में घुस जाती है और जांच करने के नाम पर परेशान करती है। इस संबंध में वो लोगों ने एक आवेदन दिया है। उस आवेदन के आलोक में मैंने एसडीपीओ को इंडोर्स किया है कि वो जांच कर लें। मामला थोड़ा पुराना है और जांच करने के बाद जो भी प्रतिवेदन आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होनी है। और इस पूरे खबर पर न्यूज 18 की नजर बनी हुई है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है, लेकिन हमारी नजर उनकी जांच पर भी बनी हुई है। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही न्यूज 18 की टीम इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। बढ़ते हैं आगे। बांका में अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में पुलिस पर अंडा दुकानदार की पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना खेसर थाना क्षेत्र के डलवा मोड़ के पास का है। अस्पताल में भर्ती गौतम मंडल के पिता पंचानंद मंडल ने बताया कि उनके बेटे को पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में पकड़ा था, लेकिन जेल जाने के बाद पिछले कई महीनों से उसने शराब के धंधे से मुंह मोड़ लिया है। शुक्रवार की शाम भी शराब बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मारपीट की। इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि पंचानंद मंडल और उसका बेटा अभी भी शराब बेचने के कारोबार में संलिप्त है और इसी की कार्रवाई के दौरान ये घटना हुई। खबर दानापुर से है, जहां पटना भोजपुर को जोड़ने वाले न्यू कोइलवर पुल पर अचानक एक पिकअप वैन में आग लग गई और देखते ही देखते वैन धू कर जलने लगी। गाड़ी में आग लगते ही ड्राइवर वैन छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी में आग लगने के बाद काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्लास्ट करेगा। गाड़ी को आगे बढ़ाइए, ये वाला गाड़ी में भी लग जाएगा, आगे बढ़ाइए। स्मैक के नशे के लिए युवा पेशेवर अपराधी बनते जा रहे हैं। पूर्णिया पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह पर एक शिकंजा कसने के बाद ये बड़ा खुलासा कर दिया है। मरंगा थाना पुलिस ने 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 15 बाइक और भारी संख्या में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी स्मैक के नशे के लिए बाइक चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किया। गिरफ्तार चोरों में 3 हरदा के और 3 कटिहार के रहने वाले हैं। पुलिस अब इन अपराधियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। पता चली कि ये सारे घटना के पीछे कारण स्मैक है। स्मैक लेने के लिए ये लोग मोटरसाइकिल चोरी का काम करते थे। तो अब हमारा टारगेट ये है कि किसी न किसी तरह से ये स्मैक का जो नेटवर्क है इसको तोड़ा जाए, ताकि क्राइम का जो नेचर है कहीं ना कहीं इस पर विराम लग सके। ये सभी किसी गिरोह से रिलेटेड है या क्या है? सारे के सारे मोटरसाइकिल चोर हैं। इनके पास मोटरसाइकिल की चोरी की मोटरसाइकिल। आरा में 3 दिन पहले अगवा आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता का शव एक पुल के नीचे से बरामद हुआ है। शव को पानी के नीचे पत्थर से दबाया गया था और पुलिस ने भी अपहरण के बाद हत्या की पुष्टि की है। इस मामले में पहले ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। पुलिस को शाहपुर में रानी सागर के पास हाईवे पर ये शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने शव
की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव की पहचान अगवा आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता के रूप में हुई, जिसके बाद स्वर्ण व्यवसायियों में खलबली मच गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम की मदद ले गई और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। और आज इनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण से डेड बॉडी यहाँ पे मिली, एक कलवर्ट में, एक पानी में दबी हुई थी इसके पत्थर के द्वारा। सर गला दबा के हत्या प्रतीत होती है। ये रिक्वेस्ट में हमने रिपोर्ट डिटेल हम लोगों ने बनवाया है अपने नेतृत्व में। एफएसएल की भी टीम आई हुई है पटना से, तो उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। अभी यहाँ पे नेम्ड एफआईआर्स हुए हैं और यहाँ पे अबडक्शन लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू मर्डर, इसका एक केस बनाया जाएगा। और बाकी जो है नेम्ड एफआईआर है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको अभी शेयर करना उचित नहीं है। सर बक्सर से जो कार मिली उसका भी कोई कनेक्शन? हाँ एग्जैक्टली, जो कार मिली है सब एविडेंस के रूप पे है, सबको फॉरेंसिकली साइंटिफिकली एनालिसिस की जा रही है और जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे सब हमारे अनुसंधान में आएगा ताकि उनकी कन्विक्शन जो है अक्यूज वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। मतलब अपहरण हुआ इनका? हाँ ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी गई है। 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बहाली में हो रही देरी और सरकार के रवैये से नाराज प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आज सिर मुंडवा लिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 4 साल से बहाली को लेकर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में अब अगर सरकार और ज्यादा देर करती है तो इस बार उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप किस नींद में सोए हैं, थोड़ा नींद खोल करके, और चुनाव का जो एक नशा आपके पास है ना, 2024 और 25 से पहले आप बहाली नहीं देने के मूड में हैं, तो हम लोग भी इस बार मूड बना करके ही आए हैं कि डू और डाई। हम लोग इसी गर्दनी बाग की धरती से गांधी जी का जो नारा था ना, करो या मरो, तो हम लोग भी उसी नारे के साथ आए। अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर सत्याग्रह से बात नहीं बनेगी ना, तो हम लोग आगे चलकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रेनिंग वाले राजस्व विभाग में क्या हुआ था आपको नहीं मालूम है? ट्रेनिंग पूरा हो गया है, आप बुलाकर ज्वाइनिंग बांट रहे हैं, हमको ना पता है। करवाए हैं, क्या लगता है सरकार कानून में आवाज जाएगी? बिल्कुल जाएगी, काहे नहीं जाएगी कानून में? सरकार सब कुछ जान रही है, लेकिन वो 2024 का सोच रही है, तो सोच लीजिए 12वीं कर देंगे 2024 में। 3 नवंबर को हुए विधानसभा की 2 सीटों के दंगल के कल नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोपालगंज में चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षक जे श्यामला राव ने डीएम के साथ काउंटिंग की तैयारियों की समीक्षा की। कल सुबह 8 बजे से थावे डाइट भवन में मतगणना होगी। काउंटिंग के लिए कुल 13 टेबल बनाए गए हैं। सभी टेबल पर प्रत्याशियों के एजेंट रहेंगे और हर राउंड का रुझान जारी किया जाएगा। हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और जो जितने भी कैंडिडेट हैं इस विधानसभा उपचुनाव में, सभी को आरओ के द्वारा इनवाइट किया गया है कि वे स्ट्रांग रूम के पास अपने प्रतिनिधि को अथवा स्वयं रहें। साथ ही वे अपने प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग के एजेंट को भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। थावे डाइट भवन में मतगणना शुरू होगी। इसके लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं। 22 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही पंचायत से मतगणना शुरू होगी और थावे प्रखंड के फल्गुनी पंचायत में जाकर समाप्त होगी। सुबह 9 बजे मतगणना का पहला रुझान सामने आएगा। चुनाव आयोग की ओर से मतगणना की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हैं सहयोगी गोविंद कुमार। सभा उपचुनाव के मतगणना के अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में जो थावे डाइट भवन है वहां पर तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है और गोपालगंज के जो डीएम है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी वो इस वक्त यहां पहुंचे हैं थावे मतगणना केंद्र पर और लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये मतगणना गर्भगृह है जहां पर कल जो है सुबह 8 बजे से मतों की गणना होगी और ठीक इस साइड में जो है वो राजनीतिक दल अभ्यर्थियों के लिए बैठने के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है और ठीक यहाँ से अब अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से वो मतगणना की वेबकास्टिंग के लिए बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है जहां पर मतगणना की जो रुझान है उसकी यहां पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे से वो निगरानी है वो इस पर रखी जाएगी।
अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी की तस्वीर है, जो स्ट्रांग रूम की तस्वीर है, जहां पर दिख रहा है कि कैसे वहां सुरक्षा कर्मी हैं और कैसे वहां ईवीएम सुरक्षित तरीके से रखा गया है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जो है वेबकास्टिंग की जा रही है और इसका एक जो है कॉपी जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी मुहैया कराई जा रही है ताकि स्वच्छ तरीके से मतगणना संपन्न कराया जा सके। ऐसे में जो जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग है पूरी तरह से तैयार है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के लिए कुल यहाँ 22 टेबल बनाए गए हैं और पहला रुझान है वो 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। गोपालगंज का जो मतगणना है विधानसभा उपचुनाव का वो बेहद खास है क्योंकि ये गोपालगंज जिला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। यहाँ डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव रैली कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो भी गोपालगंज में चुनावी रैली कर चुके हैं। ऐसे में कल जो है साफ हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता ने अपना आशीर्वाद किस प्रत्याशी पर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो एक तरफ जहां उपचुनाव के नतीजे को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन ने तैयारी कर ली है, तो वहीं जीत को लेकर आश्वस्त राजनीतिक पार्टियों ने भी नतीजे से पहले जश्न की तैयारी शुरू कर दी। बात मोकामा के मुकाबले की करें तो आरजेडी यहां जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। पटना में अनंत सिंह के सरकारी आवास पर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के 554वें प्रकाश पर्व उत्सव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व से पहले एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलर का दरबार हॉल बनकर तैयार हो गया है। इस दरबार हॉल का निर्माण इसलिए कराया गया है कि सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी में किए जाएं। इस दरबार हॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 नवंबर को करेंगे। दरबार हॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। प्रकाश पर्व के पहले पटना साहिब गुरुद्वारा में खास दरबार हॉल बनकर तैयार है और काफी अद्भुत और खूबसूरत इस दरबार हॉल को बनवाया गया है। पिछले कई वर्षों में बनकर यह तैयार हुआ दरबार हॉल कई मायने में बेहद खास है। इसकी नक्काशी और इसकी खूबसूरती, इसके बारे में कहा जाता है कि एशिया में इस तरीके का इतना बड़ा बिना पिलर का कहीं कोई हॉल नहीं है। और अब इस पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जो भी संत और लोग यहाँ पर आएंगे, जो भी कार्यक्रम होता है वो अब इस हॉल में हुआ करेगा। इसके पहले इसके लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए गए थे, वहाँ पर कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार जो प्रकाश पर्व मनाया जाना है उसके पहले ये तैयारी खास तौर पर यहाँ की गई है। इस हॉल की एक और खासियत है, यदि आप इस बड़े से गुंबद के नीचे में हैं तो आपका आवाज इको होगा और यहाँ पर माइक की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप गुंबद से बाहर निकलते हो तब फिर जो आपकी आवाज है वो असामान्य होगी। और खास तौर पर ये जो इस हॉल का जो निर्माण कराया गया है इसी तरीके से निर्माण कराया गया है ताकि जितने भी जो कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो यहाँ पर, वो यहाँ किए जा सके। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो इस गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। काफ़ी बेहतर हॉल यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है, बेहतरीन नक्काशी भी इस हॉल में देखा जा सकता है। ये तो एक अद्भुत चीज़ हमारे महेंद्र सिंह निष्काम सेवा वाले बाबा जी जो है बंगले, उन्होंने अद्भुत चीज़ ये बना दी है। 140 बाई 160 फीट लंबा ये दीवान हॉल विदाउट पिलर, बीच में कोई पिलर आप नहीं देखेंगे। इतना बड़ा दीवान हॉल हमको नहीं लगता कि एशिया में कहीं होगा। ये गुंबद भी जो इसका बना है वो काफी, ये खासियत ये कि आप बीच सेंटर पर आते हैं तो इसकी आवाज एक गूंजती है, जहाँ बिना किसी माइक की कुछ नहीं, आप बीच में जाएंगे तो इतनी जबरदस्त आवाज गूंजती, लगता है साउंड सिस्टम चारों तरफ लगा रखा है। अद्भुत और खूबसूरत है और खासतौर पर इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। 8 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और एक बड़ा तोहफा कहीं न कहीं प्रकाश पर्व में जो लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए है। एक खूबसूरत और एक बड़ा सा दीवान हॉल बनकर पटना साहिब में तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। त्योहारों का सीजन खत्म हो चुका है लेकिन रेलवे स्टेशनों की भीड़ खत्म नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बिना टिकट ही यात्रा करने की मजबूरी है। पटना स्टेशन का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
त्योहार खत्म हो गए हैं, लेकिन स्टेशनों पर लोगों की भीड़ खत्म नहीं हो रही। सभी अब वापस लौट रहे हैं और उसकी तस्वीर पटना जंक्शन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर, पूरे सामान लेकर लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। इंक्वायरी काउंटर पर जब हमने गए तो जानकारी जो मिली है कि ट्रेन तो कई है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन उन स्पेशल ट्रेनों में एक भी टिकट नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनका वेटिंग चल रहा है। अगर कोई अभी आ जाते हैं टिकट कंफर्म कराने तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों में सीट नहीं है। ऐसे में आखिर ये जो तमाम लोग हैं जिनके टिकट कंफर्म है उनकी बात अलग है, लेकिन जो सफर करने आए हैं, जिन्हें जल्दबाजी में जाना है, आखिर वो कैसे जाएंगे, उसकी तस्वीर यहाँ पटना जंक्शन पे नजर आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले टिकट कंफर्म कराने के लिए एप्लीकेशन तो दिया था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नवनीत मिश्रा। कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर। टिकट मिला? टिकट वेटिंग में है, जो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने IRCTC ऐप से काटा था। तो अभी तो कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, तो जाएंगे कैसे आप? अब जनरल में चढ़ के जाएंगे, क्या करेंगे, टाइम पर रिपोर्ट तो करना है सेना में। जरूरी है जाना? बिना टिकट सफर करेंगे? नहीं, बिना टिकट नहीं, जनरल टिकट है मेरे पास, जनरल से जाएंगे। रेलवे का तो कंफर्मेशन दिखा रहा था 89% जो हो जाएगा, लेकिन रेलवे का तो यही हाल है। देखिए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन अभी भी वेटिंग लिस्ट जा रहा है, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। और ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग हैं यहाँ पे, पूरे सामान के साथ, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर पहुँच तो चुके हैं, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है और टिकट मिल भी नहीं रहा। टिकट लेने जा रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी काउंटर पे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कई स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जा रही है जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा और दीपावली के मद्देनजर शुरू की गई थी, लेकिन उन ट्रेनों में भी सीट खाली नहीं है। ऐसे में जो लोग हैं जिन्हें वापस किसी भी कीमत पर, समय पर अपनी ड्यूटी को पकड़ना है, क्योंकि वो त्योहार के लिए पटना आए थे, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, मजबूरी में वो बिना टिकट के, बिना सीट के सफर करेंगे। और ऐसी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग शौचालय में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पे अपनी जगह पे पहुंचना है, जल्दबाजी में पहुंचना है। और उसकी तस्वीर यहाँ पटना जंक्शन पर भी बयां हो रही है कि कैसे लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ट्रेन में थोड़ी जगह मिल जाए और वो अपने जहां उन्हें जाना है वो ससमय पहुंच जाए, क्योंकि टिकट नहीं मिल रही, सीट नहीं मिल रहा, ट्रेन आ रही है, जा रही है और लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देवघर के बेटे शिवा विनायक पूरे झारखंड का नाम रोशन किए हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 32 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाइटल था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉफिट एंड चैलेंजिंग, जिसमें शिवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। देवघर और झारखंड का नाम रोशन किया है। साइंस सेमिनार कॉम्पिटिशन का नाम था। ये साइंस सिटी कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित किया गया था। पूरे देश से, सारे कोनों से बच्चे आए थे। बहुत नया कुछ सीखने को मिला। स्कूल की तरफ से, सर जेकब की तरफ से, मेरे माता पिता, फादर, जितने भी शिक्षक, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है और देवर के लिए बहुत खुशी की बात है, स्कूल के लिए। और सर जेकब और जिस बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत समय से तैयारी कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by